हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 12th अकाउंटेंसी का वार्षिक परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 का जो अकाउंटेंसी का सेट ए जो आया हुआ है, ये हम करने वाले हैं। बच्चों, लास्ट ईयर से जो हमारी प्री बोर्ड है उसका स्वरूप बदल गया है और प्री बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसकी जगह इस टाइप के अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस पेपर आते हैं। लास्ट ईयर तो चार चार सेट आए थे ए बी सी डी। इस बार दो सेट आए हुए, ए सेट और बी सेट। तो ए सेट अभी आप आज आप लोगों को मिल गया होगा और उसे ही आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 12th अकाउंटेंसी में सेट ए जो है उसको आज हम हल कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए एक सैंपल पेपर है कि बोर्ड परीक्षा में जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका जो डर समाप्त हो जाएगा कि कई बार हमें पता नहीं रहता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर लेने का जो उद्देश्य है यही है कि आपके अंदर का जो डर है, जो अनभिज्ञता है वो दूर हो जाएगी कि पेपर किस पैटर्न पर आएगा। तो इसके माध्यम से आप पैटर्न को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़े से मैं आपको बता दूं कि 1 से 5 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिसमें 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। शुरुआत में 6 अंक के सही विकल्प रहेंगे, 6 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे, 7 नंबर की सही जोड़ी रहेगी, 7 नंबर के एक वाक्य वाले क्वेश्चन रहेंगे और 6 नंबर के सत्य सत्य रहेंगे। और इस प्रकार से टोटल 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बच्चों, 80 में से 32 नंबर ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप 32 नंबर लाते हो और 20 नंबर आपके स्कूल से प्रोजेक्ट के मिलते तो आप सीधे 52 पर पहुंच जाते हो। इसलिए 32 नंबर हमारे लिए बहुत काम की चीज है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, 6 से 15। तो 6 से 15 जो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 शब्द में लिखना है। 30 शब्द का मतलब होता है कि आपको जो बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी मिलती है उसमें आप 3 से 4 लाइन में लिखेंगे तो आपके 30 शब्द जो 30 वर्ड है वो हो जाएंगे। तो आप 3 से 4 लाइन में इसका आंसर लिखेंगे। उससे बड़ा यदि आप पूरा पेज भी लिख देंगे तो भी आपको 2 ही अंक मिलने वाले हैं। तो आप वहां पर थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लीजिए कि 4 लाइन 5 लाइन, बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो 30 शब्द में आंसर देना है, सटीक आंसर दे, बिल्कुल स्पष्ट आंसर दे ताकि आपको पूरे 2 मार्क्स मिल सके। तो दो दो नंबर के 10 प्रश्न मतलब 20 अंक के हो गए। इसके बाद में 16 से 19, 16, 17, 18, 19 चार जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 3 नंबर के और उसकी शब्द सीमा रहेगी 75। अब यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि दो दो नंबर के तो हम 4 लाइन में लिख देंगे, लेकिन जो 3 नंबर वाले हैं इसको आप कभी भी पैराग्राफ में न लिखें। इन क्वेश्चंस के आंसर को आप पॉइंट में लिखें। आप 3 पॉइंट्स में लिखेंगे और उस पॉइंट्स को आप यदि दो दो लाइन में समझा देंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि पॉइंट्स से जो मार्क्स का जो बंटवारा है वो आसानी से हो जाता है। और आप पैराग्राफ में यदि आप लिखेंगे तो पैराग्राफ में आपको पूरे 3 मार्क्स बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप जो 3 नंबर यहाँ से जो स्टार्ट होता है तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप पॉइंट में लिखिए, 3 पॉइंट में उसको हेडिंग दीजिए, पॉइंट का नाम दीजिए, उसके अंदर आप उसको 2 लाइन में समझाइए तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 20 से 23 में जो 4 नंबर के हैं उसको भी आप 4 पॉइंट में लिखिए, हर एक पॉइंट को आप दो दो तीन तीन लाइन में समझाइए तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और इस प्रकार से आपका पूरा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। रेगुलर बच्चों के लिए ये 80 नंबर का होता है, 20 नंबर स्कूल से मिलते हैं। और प्राइवेट जो बच्चा परीक्षा देता है उसका जो पेपर है उसको भी पेपर यही मिलता है 80 नंबर का, लेकिन उसको 100 अंक माना जाता है और फिर उसमें से उसको किया जाता है, मतलब 80 का 100 किया जाता है। ठीक है, तो वो एक फार्मूला होता है बोर्ड का कि बोर्ड क्योंकि जो प्राइवेट बच्चा देता है उसका प्रोजेक्ट नहीं होता,
तो उस जैसे रेगुलर बच्चे का 80 नंबर का और 20 नंबर का प्रोजेक्ट, तो उसके 20 नंबर का प्रोजेक्ट जुड़ के उसके 100 मार्क्स हो जाते, और प्राइवेट में 80 को फिर 100 मान करके उसका एक फॉर्मूला है, उस आधार पर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ए एवं बी बिना समझौते के एक फर्म में साझेदार हैं, बी को प्राप्त करने का अधिकार है। अब यहाँ पर क्या आ गया, बिना समझौता, मतलब उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, और जब समझौता नहीं होता है उस समय न वेतन दिया जाता है, न पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, और न ही कमीशन दिया जाता है। हाँ, लेकिन जो लाभ होगा वो लाभ उनके बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। इसका मतलब कि समझौते के अभाव में उन्हें क्या प्राप्त करने का अधिकार है, लाभ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है, मतलब फर्म के पुनर्गठन पर यदि किसी साझेदार का लाभ का हिस्सा पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको नफा हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है, और इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है नंदू, चंदू और मंटू, ये 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:2:2 के अनुपात में लाभ हानि बांट रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा साझेदार जो मंटू की मृत्यु हो जाती है, तो नंदू और चंदू उसके हिस्से को 2/3 और 1/3 लेने को सहमत है। उनका हमें नया अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर हमें देखिए, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। पहले जैसे नंदू एन लिखूंगा, चंदू और मंटू, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में अंग्रेजी में लिख दिया। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 5, 2 और 2। अब इसमें किसकी मृत्यु हो रही है, मंटू की। अब मंटू का जो हिस्सा है, मंटू का कितना भाग है, मंटू की मृत्यु हो जाने से मंटू का जो हिस्सा है वो कौन लेंगे, नंदू और चंदू। तो मंटू का हिस्सा कितना है, 2/9। अब ये 2/9 को ये जो नंदू और चंदू किस अनुपात में ले रहे हैं, नंदू ले रहा है 2/3 और चंदू ले रहा है 1/3। ये वो उसका हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, नया। तो नया अनुपात निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा कि नंदू और चंदू ने कितना हिस्सा प्राप्त किया है। तो नंदू ने कितना हिस्सा प्राप्त किया, तो मंटू का हिस्सा कितना था, 2/9, और 2/9 का नंदू ने कितना हिस्सा प्राप्त किया, 2/3। इसी प्रकार से चंदू ने 2/9 का 1/3 हिस्सा प्राप्त किया। तो इस प्रकार से उनका जो प्राप्ति है वो क्या हो गई, जब गुणा का चिन्ह होता है तो आपस में गुणा कर देते, 2 दूनी 4 और 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 9 तिया 27, ये उनकी प्राप्ति आ गई। अब जब हम नया अनुपात निकालेंगे तो नया अनुपात बराबर पुराना प्लस प्राप्ति, पुराने अनुपात में प्राप्ति जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंदू का पुराना कितना था, नंदू का पुराना है 5/9 प्लस प्राप्ति कितना है 4/27, तो उसका नया हो जाएगा। इसी प्रकार से चंदू का निकालेंगे, तो चंदू का पुराना है 2/9 प्लस प्राप्ति है 2/27। अब इसको हल करेंगे तो हमें नया अनुपात मिल जाएगा। 9 और 27 का एलसीएम लिया, 27 आया, 9 का भाग दिया 27 में, 9 तिया 27, 3 आया, 3 का गुणा किया 5 में, 3 पंजे 15, 27 का 27 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 4 में किया तो 4 एकम 4, 15 4 19/27। इसी प्रकार से ये 27 इसका एलसीएम, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 27 एकम 27 और 1 का 2 में किया तो 2 एकम 2, 8/27। जब हर समान है
तो हम इसको अनुपात में 19:8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर चारों ऑप्शन में आपको 19:8 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मिस प्रिंट है, ये 18 नहीं है, ये क्या है, 8 है, 19:8। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्न में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता। फर्म के समापन पर वसूली खाता बनाते हैं और वसूली खाते में चिट्ठे से संपत्तियों को ले जाते हैं और दायित्वों को ले जाते हैं। तो जो संपत्तियां हैं, संपत्तियों में से रोकड़ और बैंक, इसको छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को हम वसूली खाते में ले जाते हैं। अब यहां पर दिया है कि निम्न में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता है। डूबत ऋण संचिति को ले जाते हैं, उच्चावचन कोष को भी ले जाते हैं, वसूली व्यय को भी ले जाते हैं, लेकिन जो रोकड़ व बैंक शेष है इन्हें हम नहीं ले जाते। रोकड़ और बैंक शेष, संपत्ति पक्ष में रोकड़ व बैंक शेष को छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को हम वसूली खाते में अंतरित कर देते हैं। रोकड़ और बैंक शेष रोकड़ खाते में जाती है या बैंक खाते में जाती है। आगे है, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो जब अंशों का हरण हम करते हैं और जो राशि हम जब्त करते हैं वो जब्त राशि कौन से खाते में जाती है, तो वो जाती है अंश हरण खाते में। जब्ती राशि अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश हरण खाते से। फिर प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। प्रारंभिक व्यय, अब ये प्रारंभिक व्यय क्या होता है, जब कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी के निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत कानूनी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में प्रवर्तकों को बहुत सारे खर्च करना पड़ता है। तो वो जो कंपनी के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया में होने वाला जो व्यय होता है वो सारे व्यय होते हैं प्रारंभिक व्यय। अब ऐसे व्ययों को जब कंपनी के लेखे रखे जाते हैं तो उस समय उसे कहाँ दिखाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। आप लाभानी खाते में एकदम से यदि उनको दिखाएंगे तो आपका लाभ कम हो जाएगा, इसलिए इनको कहाँ पर दिखाया जाता है, दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य के अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम रिक्त स्थानों की तरफ। तो हमारे सामने आ गए रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में सबसे पहला दिया है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खातों का अंतिम शेष प्रति वर्ष खाली स्थान रहता है। तो प्रति वर्ष बदलता रहता है। बदलता रहता है मतलब कि में परिवर्तनशील, उसका नाम ही है। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष स्थिर रहता है, लेकिन परिवर्तनशील में पूंजी खातों का शेष हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि उस पूंजी में पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभ ये सब जुड़ता जाता है और आहरण पर ब्याज घटता जाता है, तो इसलिए पूंजी का खाते का जो शेष है वो बदलता रहता है। फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा खाली स्थान का भुगतान किया जाता है। तो जब नया साझेदार फर्म में हिस्सा लेता है तो उसे यदि फर्म के लाभ में हिस्सा लेना है, भाई जब नया साझेदार आता है एक तो उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेना है और दूसरा उसे फर्म के लाभ में हिस्सा लेना है। फर्म की संपत्तियों में यदि हिस्सा लेना है तो वो पूंजी लाता है, और फर्म के लाभ में यदि हिस्सा लेना है तो उसके लिए उसे ख्याति लाना पड़ता है। जो ख्याति के लिए प्रीमियम राशि होती है वो उसको लाना होता है। फिर है संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय। जो साझेदार मिल करके एक जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी की जो प्रीमियम भरते हैं तो प्रीमियम राशि बाद में इकट्ठी मिल जाती है। तो ये जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ये भी एक क्या है, एक संचय है। तो ये कौन सी प्रकृति का संचय है, तो ये कौन सी प्रकृति का संचय है, ये संचित लाभ की प्रकृति का है। संचित लाभ, जैसे बचा हुआ जो लाभ होता है जिसको हम संचय करते रहते हैं, है ना, तो ये कौन सी प्रकृति का होता है, संचित लाभ की प्रकृति का होता है। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, तो ये भी क्या कहलाता है, संचित पूंजी कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये संचित पूंजी जो कि कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है। फिर ये वित्तीय विवरण खालिस्तान तथ्य होते हैं। अब यहाँ पर वित्तीय विवरण दो वर्ड आएंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वित्तीय विवरण एक तो आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक तथ्य होते हैं,
या फिर अभिलिखित, ये दोनों सही होंगे। ऐतिहासिक भी, क्योंकि जो वित्तीय विवरण में जो भी तथ्य लिखे गए, मतलब जो आंकड़े लिखे गए हैं, वो सब ऐतिहासिक है, क्योंकि वो हो चुके हैं, वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक आंकड़े हैं और हो चुके हैं, इसलिए वो क्या हो गए, ऐतिहासिक हो गए। या फिर अभिलिखित मतलब रिकॉर्डेड, वो लिखे हुए हैं, ऐसे तथ्य होते हैं, तो ऐतिहासिक भी लिख सकते हैं, अभिलिखित भी लिख सकते हैं। फिर ये लेखांकन अनुपात खालिस्तान तथ्यों की अवहेलना करता है। तो जो लेखांकन अनुपात में जब हम रेशो निकालते हैं, चालू अनुपात, तरल अनुपात, स्टॉक आवर्त अनुपात, या और भी ऐसे बहुत सारे जब रेशो निकालते हैं, तो वहां पर सब कुछ हम संख्या में देखते हैं कि दो संख्याओं के बीच में हम अनुपात निकाल रहे हैं। कहीं पर भी गुणों की व्याख्या नहीं होती है, गुणों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं होता है। मतलब लेखांकन अनुपात कौन से तथ्यों की अवहेलना करते हैं, गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं, गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सही जोड़ी की तरफ चलते हैं। तो सही जोड़ी में सबसे पहली सही जोड़ी जो हमारी है वो है साझेदारी सल्लेख। अब ये साझेदारी सल्लेख, फिर लिखित साझेदारी सल्लेख, दो शब्द आ गए। बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। दो शब्द आ गए तो उसके लिए प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सरल है, यदि हम सरल से कठिन की, जब भी आप सही जोड़ी जमाएं तो आप सरल से कठिन की तरफ जाएं। मतलब इसमें सबसे ज्यादा सरल क्या लग रहा है आपको, तो यदि मैं आपको बताऊंगा तो सबसे ज्यादा सरल, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि ख्याति की राशि नगद लाना, तो ख्याति की राशि जब नगद लाएगा तो उसे हम कहाँ जमा करेंगे, प्रीमियम खाते जमा करेंगे। तो ये आपको सबसे ज्यादा सरल लग रहा है। एक और हम देखेंगे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, इसका समर्पण मूल्य होता है, ये भी हमें सरल लग रहा है। और यदि हम देखेंगे अति अभिदान, अति अभिदान में आनुपातिक आवंटन किया जाता है, ये भी आपको क्या लग रहा होगा, सरल लग रहा होगा। कंपनी की आधारशिला, ये क्या होता है, अब यहां पर थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, ये पूंजीगत प्राप्ति होती है, तो ये हो गया 7 नंबर हो गया। ठीक, अब है क्या बचा, साझेदारी सल्लेख, लिखित साझेदारी सल्लेख, कंपनी की आधारशिला और अति अभिदान। अति अभिदान भी हो गया, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि ये भी हो गया। कंपनी की आधारशिला, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि कंपनी की आधारशिला किसे कहते हैं। तो कंपनी के आधारशिला वाला प्रपत्र जो है वो कौन सा है, पार्षद सीमा नियम। इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा। अब बचे दो, व्यवसाय संचालन में मार्गदर्शक और स्टाम्प अनिवार्य। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। भाई साझेदारी सल्लेख क्या है, अनुबंध है, और कोई सा भी अनुबंध यदि लिखित है तो लिखित अनुबंध को कानूनी मान्यता लेने के लिए उसके ऊपर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होता है। लिखित अनुबंध साझेदारी सल्लेख अनुबंध है, और उसको यदि आप कानूनी रूप से मान्य करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको स्टाम्प लगाना अनिवार्य है, और इसलिए लिखित साझेदारी सल्लेख, उसमें क्या आएगा, स्टाम्प अनिवार्य है। तो फिर क्या बचा, साझेदारी सल्लेख, व्यवसाय संचालन में मार्गदर्शक, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से सही जोड़ी, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा तो आप उसका आंसर का जवाब दे पाएंगे। अब हम चलते हैं सत्य सत्य की तरफ, ट्रू फॉल्स की तरफ। ठीक है, तो सत्य सत्य में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब यहां पर मुझे लग रहा है कि यहाँ एक शब्द गायब हो गया है कि साझेदार द्वारा फर्म की ओर से वसूली व्यय का भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, या फिर साझेदार यदि फर्म की ओर से कोई व्यय करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति पाने का भी उसको अधिकार है, और ये क्या है, एकदम ट्रू है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं, जब साझेदार प्रवेश करता है, साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, ऐसी कंडीशन में हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। संपत्ति के विक्रय पर थोड़ी ना बनाते हैं, और इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया।
फिर है मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु तिथि तक का लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है। बिल्कुल, जब हम मृतक साझेदार को देय राशि की गणना करते हैं तो उस देय राशि की गणना में हमें मालूम है कि हम क्या लिखते हैं, उसकी मृत्यु की तिथि तक का जो लाभ है वो उसको उसका हिस्सा दिया जाता है। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती, बिल्कुल। वाहक ऋण पत्र किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। वाहक, वाहक मतलब ऋण पत्र को ले जाने वाला। तो वाहक ऋण पत्र की विशेषता ये है कि वो ऋण पत्र जिसके भी पास होंगे कंपनी उसका भुगतान उस व्यक्ति को कर देगी। फिर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण केवल शीर्ष प्रारूप में ही बनाया जा सकता है। शीर्ष, यहां पर शीर्ष आ गया, कुछ बच्चा लंबवत पढ़ के गया होगा, है ना, कुछ बच्चा ऊर्ध्वाधर पढ़ के गया होगा। तो शीर्ष प्रारूप में, लंबवत प्रारूप में, ऊर्ध्वाधर प्रारूप में, इस प्रारूप में ही बनाया जाता है, बिल्कुल सही है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठा केवल शीर्ष प्रारूप में ही बनाया जाता है, लंबवत प्रारूप में ही बनाया जाता है, ऊर्ध्वाधर प्रारूप में ही बनाया जाता है, या फिर और भी सीधी भाषा में बोले तो खड़े प्रारूप में बनाया जाता है। खड़ा मतलब कि पहले क्षमता और दायित्व और उसके नीचे संपत्तियां। आगे बढ़ेंगे, हम एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर, सबसे पहला आंसर हमारा आ रहा है, एक फर्म के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है। जैसे एकाकी व्यापार, एकाकी व्यापार में उसने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, तलपट बनाया, के बाद में व्यापार लाभ हानि चिट्ठा बनाया। लाभ हानि के बाद में उसको शुद्ध लाभ मिला, उस शुद्ध लाभ को उसने चिट्ठे में पूंजी में जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पूंजी एक ही व्यक्ति ने लगाई थी, इसलिए वो जो संपूर्ण लाभ है उसी व्यक्ति का हो गया। साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग हैं। अब वहां जो लाभ हुआ है, शुद्ध लाभ जो आया है, अब शुद्ध लाभ को हम किसकी पूंजी में जोड़े, तो वहां 2 साझेदार हैं, तो दोनों साझेदारों की पूंजी में उस लाभ को जोड़ने के लिए लाभ को बांटना पड़ेगा, और उस लाभ का बंटवारा करने के लिए ही, शुद्ध लाभ को बांटने के लिए ही एक खाता तैयार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। क्या बोलते हैं इसको? लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता बोलो, लाभ हानि वितरण खाता बोलो, क्योंकि लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए। फिर दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा। तो यहां पर जब भी पुनर्मूल्यांकन खाता आप बनाएंगे तो आपको 2 बातें याद रखना है कि संपत्ति डेबिट और क्रेडिट। तो संपत्ति के मूल्य में जब भी कमी होगी तो डेबिट, और वृद्धि होगी तो क्रेडिट। इसी प्रकार से दायित्व के मूल्य में कमी होगी, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो डेबिट, और कमी होगी तो क्रेडिट। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, किसका? पुनर्मूल्यांकन खाते का। पुनर्मूल्यांकन खाता आप जब भी बनाओगे तब आप इस फॉर्मूले को याद रखना है। संपत्ति, कोई सी भी संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो डेबिट में, वृद्धि हो रही तो क्रेडिट में। दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो डेबिट में, और कमी हो रही है तो क्रेडिट में। बस इस फॉर्मूले के आधार पर लिखना है। अब इसका जवाब आप दे दोगे, दायित्व का मूल्य कम, दायित्व का मूल्य कम हो रहा है मतलब क्रेडिट, तो आपका आंसर आ गया क्रेडिट। ठीक है, ये सीधा सीधा हमें उसका जवाब मिल गया। आगे बढ़ेंगे, वसूली खाता कब बनाया जाता है? तो हम सभी को मालूम है, फर्म के समापन पर। वसूली खाता कब बनाते हैं? फर्म के समापन पर। फिर है ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है। तो कंपनी के समापन पर जिन ऋण पत्रों का भुगतान होता है उन ऋण पत्रों को हम बोलते हैं अशोध्य ऋण पत्र। अशुद्ध ऋण पत्र। आदर्श चालू अनुपात क्या है? तो 2:1। इसी प्रकार से आदर्श तरल अनुपात यदि पूछ लिया जाएगा तो वो 1:1 होगा। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं में आएगी? तो ग्राहकों से जो प्राप्त हो रही है वो आएगी संचालन क्रियाओं में, क्योंकि व्यापार के संचालन से हमने विक्रय किया और विक्रय उधार किया,
उधार विक्रय से देनदार बने, देनदारों ने हमें पैसा दिया, तो ग्राहक हुआ, वो ग्राहक से जो रोकड़ प्राप्त होगी वो संचालन क्रिया आएगी। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है, तो AS3 लेखांकन प्रमाप 3, ये रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर में थ्योरेटिकल तो आप लोग लिख ही लेंगे, हम प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है संचालन अनुपात की गणना कीजिए। मतलब ये लेखांकन अनुपात का आ गया। जब एक पेपर हमारे सामने आता है तब सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में लाना होता है कि ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है। तब हमें ध्यान में लाना होता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। तो संचालन अनुपात मतलब ये किससे रिलेटेड है, लेखांकन अनुपात से रिलेटेड है। अब संचालन अनुपात यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है, तो संचालन अनुपात निकालना है। ठीक है, अब संचालन अनुपात का फॉर्मूला हमें मालूम होगा तो हम संचालन अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे सामने पहले तो क्या दिया है, सकल लाभ दिया है, संचालन व्यय दिया है, विक्रय दिया है और विक्रय वापसी दिया है। अब मैं यदि यहाँ पर संचालन अनुपात का फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, तो 140 7 लाख और 40,000। ठीक है, तो सबसे पहले 14 नंबर जो है ठीक, यहां पर हम लिखेंगे संचालन अनुपात। ठीक, अब ये संचालन अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो आपको संचालन अनुपात का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। संचालन अनुपात का फॉर्मूला क्या है, बिके हुए माल की लागत प्लस संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। ये है हमारा संचालन अनुपात का फॉर्मूला। अब यहाँ पर बिके हुए माल की लागत प्लस संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास में सकल लाभ दिया है, संचालन व्यय दिए हैं, शुद्ध विक्रय दिया है और विक्रय वापसी दिया है। ठीक है, तो विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, शुद्ध विक्रय आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्न में क्या क्या दिया है ना। तो प्रश्न में एक तो दिया है सकल लाभ दिया है, तो सकल लाभ आ गया हमारा 1 लाख। इसके बाद में संचालन व्यय दिए हैं, तो संचालन व्यय 40,000 है। इसके बाद में विक्रय दिया है, तो विक्रय है 7 लाख रुपए और विक्रय वापसी दिया है, तो विक्रय वापसी है 40,000। ये 4 चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले के अनुसार बिके हुए माल की लागत प्लस संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। अब आपके सामने संचालन व्यय यहां दिए हैं,
शुद्ध विक्रय, विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस करेंगे तो वो शुद्ध विक्रय निकल आएगा। लेकिन बिके हुए माल की लागत यहाँ पर दी नहीं है, तो बिके हुए माल की लागत हम सबसे पहले यदि निकालेंगे तो मैं यहाँ पर निकालता हूं बिके हुए माल की लागत, मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है विक्रय विक्रय ऋण सकल लाभ। शुद्ध विक्रय है, उस शुद्ध विक्रय में से आप सकल लाभ जब माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपका शुद्ध विक्रय कितना आएगा, 7 में से 7 40 गया, ठीक है। तो आपका जो शुद्ध विक्रय है वो आ जाएगा 6,60,000, ये शुद्ध विक्रय आ गया। तो यहां लिखेंगे 6,60,000 माइनस संचालन व्यय कितना दिया गया है। अब संचालन व्यय कितना दिया गया है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। संचालन व्यय दिए हैं 40,000, 1 40 7 40, ठीक है। तो सकल लाभ, सकल लाभ कितना है, 1 लाख है। तो हमारे पास आ गया 5,60,000। ये क्या आ गई, बिके हुए माल की लागत। अब हमारे पास में संचालन अनुपात ज्ञात करने के लिए बिके हुए माल की लागत आ गई 5,60,000 प्लस संचालन व्यय आ गए 40,000 बटे शुद्ध विक्रय आ गया आपका 6,60,000 आ गया गुणित 100, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे तो 560 में से 40 गया, तब 560 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख बन जाएगा। 6 लाख बटे 6,60,000 गुणित 100, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 6 धाम 60 और 6 से ये 11 बार कट गया। अब ये 100 गुणित 10 1,000 हो गया बटे 11, 11 से काटेंगे तो 11 नामा 99, फिर 10 हो गया 0 और फिर 100 हो गया तो 11 नामा 99, तो 90.9। ये क्या आ गया हमारा संचालन अनुपात आ गया। क्लियर। संचालन अनुपात का फॉर्मूला बिके हुए माल की लागत प्लस संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। अब बिके हुए माल की लागत निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक, ये एक बिके हुए माल की लागत निकालने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है विक्रय ऋण सकल लाभ, विक्रय में से सकल लाभ माइनस करेंगे तो बिके हुए माल की लागत आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, प्रत्यक्ष व्यय, अंतिम स्टॉक नहीं दिया है, लेकिन बिके हुए माल की लागत निकालने के लिए जो दूसरा फॉर्मूला है विक्रय ऋण सकल लाभ, वो दो मदे है, सकल लाभ भी है और विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस करेंगे तो शुद्ध विक्रय आ जाएगा, वो भी है। तो विक्रय ऋण सकल लाभ हमने किया तो क्या निकल आया, बिके हुए माल की लागत आ गई। ये हमने लिख दिया बिके हुए माल की लागत प्लस संचालन व्यय, प्रश्न में दिए हैं संचालन व्यय बटे शुद्ध विक्रय, ये आ गया 6,60,000 गुणित 100, हल किया तो हमारा 90.9% क्या आ गया, संचालन अनुपात आ गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा एक कंपनी का चालू अनुपात 3:2 है और तरल अनुपात 6:5 है। स्टॉक का मूल्य 3,60,000 रुपए है, तो चालू दायित्व ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, ठीक है। चालू अनुपात कितना है, 3:2, तरल अनुपात कितना है, 6:5, स्टॉक का मूल्य कितना है, 3,60,000। अब आपको क्या ज्ञात करना है ना, परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आपको हमेशा ये इसी चीज पर फोकस करना है कि आपको क्या ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, हमें चालू दायित्व ज्ञात करना है, ठीक। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, 3,2 6,5 और 3,60, ठीक है। तो
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यही नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 ही है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे चालू अनुपात। चालू अनुपात बराबर 3/2, या फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए उस हिसाब से मैं लिखता हूं 3/2। अभी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। तरल अनुपात 6/5, स्टॉक 3,60,000 और चालू दायित्व ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। प्रश्न के अंदर आपको जो दिया गया था कि चालू अनुपात है 3/2, तरल अनुपात है 6/5, स्टॉक है 3,60,000। अब हमें क्या ज्ञात करना है? चालू दायित्व ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे ओ ठीक। अब देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर चालू अनुपात का। तो चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक भाई, ये तो प्रश्न के अंदर दिया हुआ था। अब हमने चालू अनुपात का फॉर्मूला पहले लिखा। चालू अनुपात का सूत्र क्या है? चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब हम थोड़ी देर के लिए यहां पर मान ले कि चालू दायित्व, हमें चालू दायित्व ज्ञात करना है। तो चालू दायित्व बराबर x। चालू दायित्व को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब हमारे पास में चालू संपत्ति, जो चालू अनुपात है वो क्या है? चालू अनुपात है हमारा 3/2। 3/2 मतलब 3/2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 चालू संपत्तियां हैं और 2 चालू दायित्व है। अब ये जो 3/2 है, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। पहले तो चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, तो अनुपात क्या है आपके पास? 3/2 है। अब इस 3/2 को और एक फॉर्मूले में लिख सकते हो, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 से आपने भाग दिया, क्योंकि नीचे की संख्या को आपको एक लाना है। तो ये 2 एकम 2 और 3 को आपने काट रहे हो, तो 2 एकम 2 और 1 बचा, तो 2 पंजे 10। तो आपका एक और आ गया 1.5 एक आ गया। ठीक, तो आप यदि दायित्व, चालू दायित्व को क्या मान रहे हो? x मान रहे हो, तो आपकी जो चालू संपत्तियां हैं, आपकी जो चालू संपत्ति है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1.5x, क्योंकि हमेशा इसका 1.5 गुना है। तो जो चालू संपत्तियां हैं वो चालू दायित्व का 1.5 गुना है। यदि ये 1 है तो वो 1.5 है, तो उससे 1.5 गुना है। तो यदि चालू दायित्व x है तो x का गुणा हम संपत्ति में कर देंगे, तो 1.5x ये क्या बन गई? चालू संपत्तियां। अब इसी प्रकार से यदि हम क्या लिखेंगे? तरल अनुपात दूसरा। अब तरल अनुपात का फॉर्मूला क्या है? तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब तरल अनुपात कितना है? 6/5। अब यदि आप इसको भी एक में लिखना चाहें कि 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 1 बचा, 5 दूनी 10,
मतलब ये क्या हो गया, 1.2 आ गया। क्लियर, 1.2 बटे एक, मतलब आपका चालू दायित्व तो x है, तो आपकी जो तरल संपत्ति है, तरल संपत्ति वो कितनी आ गई, 1.2x। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्टॉक, स्टॉक बराबर एक फॉर्मूला है कि चालू संपत्तियों में से आप तरल संपत्ति यदि माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा। अब रहतिया 3,60,000 दिया गया है, बराबर चालू संपत्ति कितनी है, 1.5x, तरल संपत्ति कितनी है, 1.2x। अब इस समीकरण को यदि हम हल करेंगे तो 1.5x में से 1.2x गया तो 0.3x, 0.3x बचा। अब x को वहीं रहने दो, बराबर 3,60,000 डिवाइड बाय 0.3। अब 0.3 का यदि आप भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12 लाख रुपए। तो x जो है हमारा वो क्या आ गया, 12 लाख आ गया। मतलब आपका जो चालू दायित्व है, वो चालू दायित्व की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई 12 लाख रुपए, और ये है आपका आंसर। क्लियर, तो इस प्रकार से हम यहां पर चालू दायित्व को निकालेंगे। आगे चलते हम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 20,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टि कीजिए। 100 रुपए वाले 20,000 समतांश, ठीक है, और एक्स लिमिटेड, हमें केवल इतना ध्यान रखना है, 100 रुपए वाले 20,000, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर वाला क्वेश्चन है। 18 नंबर में अब हम यहां पर पहले लिख लेते हैं कि कंपनी के द्वारा 100 रुपए प्रति अंश, और कितने अंश हैं, 20,000 समतांश, ठीक, इतना ध्यान रखना है हमें। अब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। यहां पर छोटी सी जनरल प्रविष्टि होगी, 2 प्रविष्टियां होगी, चाहे एक हो या 2 हो, हमें प्रॉपर जनरल का एक फॉर्मेट बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले आएगा दिनांक, के बाद आएगा विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। तो एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टि, एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टि। नंबर 1 दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। सबसे फर्स्ट पहली एंट्री हमारी कौन सी है, 100 रुपए प्रति अंश वाले 20,000 समतांश जनता में निर्गमित किए और एक मुश्त राशि प्राप्त हो गई। इसका मतलब कंपनी के खाते में बैंक खाता डेबिट, एक मुश्त राशि आ गई, मतलब 20,000 अंशों की 100 रुपए के हिसाब से एक मुश्त राशि,
कितनी आ जाएगी? 20 लाख रुपए। बैंक खाता डेबिट समता अंशधारियों के खाते से, समता अंशधारियों के खाते। तो ये जो राशि मिली है ये किससे मिली? समता अंशधारियों से मिली। यहां पर लिखेंगे एक मुश्त राशि प्राप्त। ठीक, तो समता अंशधारियों से एक मुश्त राशि प्राप्त हो गई। 20,000 अंश है, 100 रुपए प्रति अंश, मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख रुपए हमें एक साथ प्राप्त हो गया। अब इस राशि को हमें समता अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करना है। तो समता अंशधारियों का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट समता अंशधारियों का खाता डेबिट ₹20 लाख से, और ये कहां जाएगा? ये जो पैसा है उस अंश पूंजी में ट्रांसफर हो जाएगा, समता अंश पूंजी खाते से। इस 20 लाख रुपए को जो कि हमें समता अंशधारियों से मिला था उसे हमने समता अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। यहां लिखेंगे समता अंश पूंजी में हस्तांतरित। ठीक है, समता अंश पूंजी खाते में हमने उसको क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया। और इस प्रकार से हमारा जो जर्नल एंट्री है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। आप इसको जोड़ भी सकते हो, 20 और 20 40, और ये 20 और 20 40, और ये हो गया आपका कंप्लीट हो गई। ये जर्नल प्रविष्टि इस प्रकार से 2 एंट्रियां होती है। पैसा एक मुश्त राशि प्राप्त होगी तो बैंक खाता डेबिट समता अंशधारियों के खाते से। मतलब किससे पैसा प्राप्त हुआ? अंशधारियों से। एक मुश्त जब प्राप्त होता है तब समता अंशधारियों के खाते से। फिर समता अंशधारियों को डेबिट कर दो, इन्हें ही उठा के आप कहाँ ले आओ? यहाँ ले आओ, समता अंशधारियों का खाता डेबिट, और इस पैसे को आप कहाँ ले जा रहे हो? समता अंश पूंजी खाते से। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चिट्ठे वाला। एक कंपनी के चिट्ठे में निम्नलिखित मदों को किन मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा या किया जाता है? तो यहाँ पर 3 मदें हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार जो चिट्ठा बनाया जाता है उस चिट्ठे में अलग अलग शीर्षक हैं, उप शीर्षक हैं, और उन शीर्षक उप शीर्षकों के अंतर्गत कुछ मदें प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर जो 3 मदें हैं, तो ये जो 3 मदें हैं ये कौन से शीर्षक में आती है, कौन से उप शीर्षक में आती है, तो उसे हमें क्या करना है? प्रदर्शित करना है। अयाचित लाभांश, ब्रांड एवं व्यापारिक चिन्ह, और पूर्वदत्त व्यय। ठीक, तो इसको भी हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अनुसार करने वाले हैं। तो यहाँ एक टेबल बनेगी, तीन आइटम है, ज्यादा बड़ी टेबल नहीं बनेगी हमारी। लेकिन प्रॉपर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया सीरियल नंबर, फिर आ गया मद का नाम, फिर आ गया शीर्षक और उपशीर्षक। ठीक, क्रमांक, मद का नाम, अब ये कौन से शीर्षक में लिखी जाती है वो लिखना है, और उस शीर्षक के कौन से उप शीर्षक में लिखी जाती है वो लिखना है।
अब सबसे नंबर 1, अयाचित लाभांश। आपको प्रश्न भी ये जो प्रैक्टिस जो दिए हैं, बस आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, बस उसको बदल दिया जाएगा। अयाचित लाभांश मतलब ये लाभांश किसको दिया जाता है? अंशधारियों को दिया जाता है। अब ये लाभांश क्या है? अयाचित है, मतलब ये ड्यू है, देना बाकी है। तो लाभांश तो प्रति वर्ष दिया जाता है, इसका मतलब ये चालू दायित्व हो गया। तो शीर्षक कौन सा आएगा? इसका जो शीर्षक आएगा चालू दायित्व, और उप शीर्षक आ जाएगा अन्य चालू दायित्व में। ठीक, फिर है सेकंड नंबर है ब्रांड। क्या था सेकंड नंबर? अयाचित लाभांश, ब्रांड एवं व्यापारिक चिन्ह। ठीक है, ब्रांड एवं व्यापारिक चिन्ह। भाई ब्रांड होता है और व्यापारिक चिन्ह होता है या ट्रेडमार्क होते हैं, ये भी एक प्रकार की संपत्ति होती है, क्योंकि इनके माध्यम से भी प्रॉफिट कमाया जाता है। तो ये एक संपत्ति हो गई, स्थायी संपत्ति हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा जो शीर्षक हो गया कि ये स्थायी संपत्ति है, मतलब गैर चालू संपत्ति हो गई, ये हमारा शीर्षक हो गया। अब गैर चालू संपत्तियों में अलग अलग प्रकार की संपत्तियां हैं, मूर्त संपत्तियां हैं, अमूर्त संपत्तियां हैं, है ना। तो ये जो ब्रांड और व्यापारिक चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से पैसा जरूर कमाया जाता है, जैसे ख्याति है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, व्यापारिक चिन्ह है, पेटेंट है, ये सभी अमूर्त संपत्तियां हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अमूर्त स्थायी संपत्ति। इसका जो उप शीर्षक है अमूर्त स्थायी संपत्ति, गैर चालू संपत्ति और उसमें भी अमूर्त स्थायी संपत्ति। फिर तीसरा है पूर्वदत्त व्यय। हमें सभी को मालूम है, जब भी हमने चिट्ठा बनाया तो पूर्वदत्त व्यय ये क्या है? संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। तो संपत्ति पक्ष में भी कौन से संपत्ति पक्ष में? चालू संपत्ति पक्ष में। और चालू संपत्ति में भी ये भी कहां पर आएगा? अन्य चालू संपत्तियों में, अन्य चालू संपत्ति में। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बनाना है, टेबल बनाना है और उसको प्रदर्शित करना है। कुछ नहीं करना है आपको, क्रमांक, मद का नाम, शीर्षक, उपशीर्षक, बस आपको बड़ी बहुत ही प्यार से आपको 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा आपको नंबर मिल जाएंगे। ये सभी है ना पेपर को सॉल्व करने के बेस्ट तरीके हैं। आगे बढ़ते हम। सोहन और मोहन एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। ये 2 साझेदार हैं, सोहन और मोहन। 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर है ना, यहाँ पर ये ध्यान देना है। 2 साझेदार हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। अब उन्होंने क्या किया? 31 दिसंबर मतलब वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ भी बांट दिया, आहरण का भी समायोजन कर दिया। अब उसके बाद उनको पता चला कि उनकी पूंजी 60,000 और 50,000 थी। फिर लाभ जमा कर दिया, आहरण माइनस कर दिया, उसके बाद अंतिम पूंजी उनकी कितनी आ गई? 60,000 और 50,000। अब वर्ष के अंतिम खाते बना लेने के बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि भी पूंजी पर 5% ब्याज देना था, जो नहीं दिया गया, भूल गए। अब साझेदारी समझौते में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया। अब क्या किया जाए? अब उस वर्ष जो शुद्ध लाभ है वो कितना हुआ? 24,000, और इस 24,000 में से ही पूंजी पर ब्याज देना था, जो इन्होंने नहीं दिया। प्रत्येक साझेदार ने 10,000 रुपए का आहरण किया था। हस्ताक्षरित चिट्ठे को बदलने के बजाय एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा यह मामला तय करने का निश्चय किया गया कि भाई अब चिट्ठे को कैसे बदले। तो चिट्ठे को बदलने के बजाय एक समायोजन प्रविष्टि कर ली जाए और उस समायोजन प्रविष्टि करके और इस मामले को
रफा दफा कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक समायोजन प्रविष्टि करना होगी, और समायोजन प्रविष्टि करने के लिए हमें ऐसी ही एक टेबल बनाना पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे सामने क्या दी है, अंतिम पूंजी दी गई है। हमें प्रारंभिक पूंजी पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, और हमारे सामने कौन सी पूंजी है, अंतिम पूंजी दी गई है। तो सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, और हम उस टेबल के माध्यम से क्या निकालेंगे, हम प्रारंभिक पूंजी की गणना करेंगे। तो प्रारंभिक पूंजी की गणना छोटे से टेबल के माध्यम से हम पहले प्रारंभिक पूंजी निकालेंगे, में हो जाएगा। ठीक, यहां पर आ जाएगा हमारा विवरण, और ये दो लोगों की, सोहन और मोहन, उनका नाम आ जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, प्रारंभिक पूंजी की गणना, विवरण सोहन और मोहन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूंजी कब दी गई है, 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर 2023 को अंतिम पूंजी, मतलब वर्ष के अंत में ही पूंजी जो होगी वो अंतिम पूंजी होगी। तो इन दोनों की पूंजी कितनी है, 60,000 और 50,000। अब आप लोगों को पता है कि अंतिम पूंजी कैसे आती है। प्रारंभिक पूंजी में हम लाभ जोड़ते हैं और आहरण को घटाते हैं, तो क्या निकल आती है, अंतिम पूंजी निकल आती है। अब आपको अंत से प्रारंभ में उल्टा चलना है, तो आप क्या करोगे, आहरण को जोड़ोगे और लाभ को घटा दोगे। तो उनके प्रत्येक के आहरण कितने हैं, 10,000। तो हमें आहरण को क्या करना है, उसमें जोड़ देना है। 10,000 रुपये इसका आहरण है और 10,000 रुपये इसका आहरण है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो इसका हो गया ये 70,000 और ये हो गया 60,000। अब जो लाभ है, उस लाभ को हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। लाभ कितना हुआ वर्ष के दौरान, इन्हें 24,000 का लाभ हुआ, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2, 3:2। अब सोहन को जो लाभ है 24,000 में कितना मिला होगा, 3/5, बच्चों का 20, 5 40, 4,800 में 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24, 2 बचा, 3 चौक 12 और 2 14। सोहन को लाभ मिला 14,400। ये इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इसी प्रकार से मोहन, तो मोहन को 24,000 गुणित 2/5, वही आया 4,800, और उसका गुणा करेंगे 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 8 16, 2 चौको 8 और 1 9, 9,600। इसको मिला 9,600, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है माइनस करना। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। 70,000 में से 14,400 आपने माइनस किया, 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, तो 6 में से 1 गया 5, 55,600 ये आ गया का 0 0 4 और 9 और 5, 50,400। ये क्या आ गई, 1 जनवरी 2023 को प्रारंभिक पूंजी। हमें क्या ज्ञात करना था, प्रारंभिक पूंजी हमें ज्ञात करना था, और वो हमने निकाल ली। तो ये प्रारंभिक पूंजी थी, इसमें लाभ जोड़ा, आहरण घटाया, अंतिम पूंजी आ गई।
पूंजी खाते में ऐसे ही बनाते हैं। अब हम अंतिम से प्रारंभिक पर आए तो अंतिम पूंजी में हमने आहरण जोड़ दिया और लाभ घटा दिया तो प्रारंभिक पूंजी आ गई। अब पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हमेशा कौन सी पूंजी पर निकालते हैं? प्रारंभिक पूंजी पर निकालते हैं। ये 55,600, 50,400 प्रारंभिक पूंजी है, तो उनका पूंजी पर ब्याज कितना है? 5%। तो सोहन की पूंजी पर ब्याज कितना आएगा? 55,600 का 5%। और इसी प्रकार से मोहन की जो प्रारंभिक पूंजी है 50,400 का 5%, ये हम निकालेंगे। कितना आएगा? 5 6 30, 5 25 और 3 28, 5 25 और 2 27, 2,780 रुपये इसे पूंजी पर ब्याज मिलेगा। और मोहन को बच्चों का 20, 5 25, 2,520, मतलब इसका पूंजी पर ब्याज रहेगा 2,780 और इसका पूंजी पर ब्याज रहेगा 2,520। ठीक, ये निकल आया हमारा पूंजी पर ब्याज। क्या निकल आया? पूंजी पर ब्याज। इसको हम यहां पर अब मैं यहां लिख देता हूं, पूंजी पर ब्याज 5%। ये पूंजी पर ब्याज मतलब 55,600 पूंजी है, उसका 5% 2,780 और 50,400 का 2,520। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक और टेबल बनाना है और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें एक समायोजन का निकालना है कि भैया इनको किसे ज़्यादा पैसा मिला, किसे कम मिला, ये हमें ज्ञात करना है। छोटा सा बनेगा, ये भी छोटी सी टेबल बनेगी। 2 साझेदार है मतलब 2 के अनुसार बनेगी। सबसे पहला साझेदार का नाम, के बाद वास्तविक जमा, जमा होना था, डेबिट और क्रेडिट, सोहन, मोहन और टोटल। इसको हम नाम देंगे समायोजन तालिका। किया जाएगा साझेदार का नाम, यहां जाएगा वास्तविक जमा, यहां जाएगा जमा होना था, यहां जाएगा डेबिट और यहां जाएगा क्रेडिट। ठीक, सबसे पहला साझेदार है हमारा सोहन और एक साझेदार है मोहन। ठीक है, अब हमने पूंजी पर ब्याज निकाला। सोहन को पूंजी पर ब्याज कितना मिलना था? 2,780, मतलब जमा होना था। सोहन के पूंजी खाते, सोहन को कितना पूंजी पर ब्याज मिलना था? 2,780। मोहन को कितना मिलना था? 2,520। अब इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो गया? तो 0, 8 और 2 10, 7 5 12 और 1 13, 2 2 4 और 1 5। ये जो 5,300 रुपये है, 2,780 रुपये इतना पूंजी पर ब्याज सोहन को मिलना था, 2,520 मोहन को मिलना था, लेकिन ये नहीं मिला। और ये जो लाभ में से देना था, ये पैसा उनके लाभ विभाजन अनुपात में उनके खाते में वास्तव में जमा हो गया। तो उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। तो सोहन को इसमें से कितना पैसा लाभ के रूप में मिल गया? 5,300 गुणित 3/5। इसको हम काटेंगे, 5 एकम 5
5 छेंग 30, 1060 गुणित 3, तो 6 18 और 3 एकम 3, 3180 रुपये लाभ के रूप में मिल गए। इसी प्रकार से मोहन का 5300 गुणित 2/5 या 1060, तो ये हो गया 2 छेंग 12, 2 एकम 2, 2120 रुपये। इनको भी जोड़ेंगे तो 5300 रुपये ही आने वाले हैं। भाई इतना पूंजी पर ब्याज वास्तव में इनके खातों में जमा होना था, लेकिन एक्चुअल में उनके खातों में ये लाभ के रूप में वास्तव में जमा हो गया। इतना जमा होना था और ये वास्तविक रूप से जमा हो गया, तो 2780 रुपये इतना जमा होना था, जबकि गलती से 3180 रुपये जमा हो गए। मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, 400 रुपये उनके खाते में, सोहन के खाते में ज़्यादा जमा हो गए, इसलिए हम सोहन के खाते को 400 रुपये से क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। मतलब उसके खाते से 400 रुपये कम करेंगे क्योंकि ज़्यादा चला गया। अब मोहन को मिलना था 2520, जबकि लाभ के रूप में वो 2120, मतलब कम मिला, तो 400 रुपये मोहन के खाते में जमा होगा, क्रेडिट होगा। मतलब ये सोहन के खाते में से 400 डेबिट होगा और मोहन के खाते में 400 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हमें एक समायोजन प्रविष्टि करना है, और समायोजन प्रविष्टि क्या होगी, सोहन का पूंजी खाता डेबिट मोहन के पूंजी खाते से। सोहन का पूंजी खाता डेबिट मोहन के पूंजी खाते से, और आ जाएगा यहां समायोजन प्रविष्टि। ठीक, इस प्रकार से हमें एक समायोजन प्रविष्टि करना है और हमें ये दिखाना है सोहन का पूंजी खाता 400 से डेबिट और मोहन के पूंजी खाते को 400 रुपये से क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले हमने निकाला प्रारंभिक पूंजी, उस पर पूंजी पर ब्याज निकाला। पूंजी पर ब्याज उनके खातों में इतना जमा होना था, गलती से लाभ विभाजन अनुपात में इतना इतना जमा हो गया, तो इतना जमा होना था, कम जमा ज़्यादा जमा हो गया 400, तो डेबिट कर दिया। इतना जमा होना था, कम जमा हुआ 400 रुपये क्रेडिट कर दिया, और उसी के लिए समायोजन प्रविष्टि करी, सोहन का पूंजी खाता डेबिट मोहन के पूंजी खाते। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम चलेंगे आगे। अब हमारे पास 21, 22, 23, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बचे। तो इन क्वेश्चंस को हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास में हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये आगे के जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।